हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। उसमें हमने पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो सोल्यूट है ना वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही है, ठीक है। तो उससे सोल्यूशन बना। बट वहां पे जब हमने पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी जो सोल्यूट होता था वो सॉलिड था वहां पर, ठीक है। तो उससे जो सोल्यूशन बन रहा था वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो रहा था। बट यहाँ पे जब गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुलेगी ना तो वो केवल और केवल एक्सोथर्मिक ही होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक जो डेल्टा एच उसका जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है, ठीक है। ये हमने हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, ठीक है। जिनमें कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, हमें उसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है, खुद से हीट रिलीज हो रही है। तो कोई चीज अगर रिलीज हो रही है ना तो वो नेगेटिव में होती है, ठीक है ना। अब देखो, हम ये पढ़ेंगे कि सॉलिबिलिटी जो होती है ना, तो सॉलिबिलिटी पे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, उस टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। देखो, जैसे जैसे ना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ना जो गैस की सॉलिबिलिटी होगी उस सॉल्वेंट में, जो सॉलिबिलिटी होगी ना गैस की, वो क्या होगी, वो घटेगी, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि जब गैस सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक में हमने इक्विलिब्रियम में ली चैटले प्रिंसिपल तो पढ़ा ही था ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी। मतलब कोई भी चीज, ली चटलेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी चीज अपने होने का अपोज करती है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करूंगी मैं। बट देखो, ठीक है। तो ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होता है लिक्विड में, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू ली चटलेट प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी जो होगी गैस की लिक्विड में वो घटेगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक अगर होता, जैसे पिछले क्लास में हमने दोनों देखा था, तो एंडोथर्मिक क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है, ऐसे होता था। तो एक्सोथर्मिक होता था। देखो, अब देखो, ये देखो कि इसके जो ये टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिबिलिटी तो जिस तरीके से पड़ रहा है ना, तो उसका ना हमारे डेली लाइफ में क्या है, क्या यूज क्या है। अभी तो हमने ये पढ़ लिया ना कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी जो होगी गैस की लिक्विड में वो घटेगी। तो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ हम इसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो देखो इसका एप्लीकेशन देखो। सबसे पहला क्या है कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, जो भी हम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, ठीक है। तो वो हम सोचो ना, वो हम लो टेम्परेचर पे प्रेफर करते हैं ना। कि अब देखो, कोल्ड ड्रिंक है तो तुम उसको धूप में ऐसे खड़े होकर नहीं ना पियोगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो वहां ज्यादा है। तो फिर वहां पे गैस जो होगी वो उतनी इजीली, जैसे जो भी इसमें CO2 गैस है वो ना बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। तो जो भी हम पीते हैं उसमें हमें अच्छा लगता है, तो वो गैस की वजह से ही हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया तुमने, अगर मान लो धूप में है, गर्म हो गया कोल्ड ड्रिंक, तो वो पीने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो गैस तो उसमें डिसॉल्व ही नहीं है। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो गैस की सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई है, डिसॉल्व ही नहीं है ना उसमें। तो इसलिए जो जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना वो लो टेम्परेचर पे प्रीफर करते हैं, हम ठंडा करके पीते हैं, ताकि उसमें जो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी, जब लो टेम्परेचर है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की, तो हमें पीने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो कि एक्वेटिक स्पीसीज, जो फिशेस वगैरह होती है ना, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आइस में भी, कोल्ड वाटर में भी फिशेस ना आराम से रह सकती है। क्यों, देखो क्यों रहती है, क्योंकि देखो, अगर टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत ठंडा पानी है ना, तो उसमें ना ऑक्सीजन डिजोल्व बहुत ज्यादा होगा, है ना। अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पे क्या होगा कि जो भी आपकी गैसेस डिसॉल्व हो रही है ना, O2, ऑक्सीजन ही रहेगा पानी में, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा, टेम्परेचर लो है। तो वहां से जो फिश वगैरह होंगी, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है ना, टेम्परेचर कम है। तो ये हमारी डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। देखो, अब दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, तो ये तो सिमिलर ही, वैसे ही जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सेम वही है कि लाइक डिजॉल्व, लाइक अगर पोलर है, ठीक है, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट चाहिए उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया था ना उसमें कि NaCl है तो वो पानी में ही घुलेगा, है ना। अगर NaCl सोल्यूट है तो उसको पानी में डालोगे तभी घुलेगा, क्योंकि दोनों ही पोलर है। अब अगर तुम NaCl को बेंजीन में डाल दो तो नहीं डिजॉल्व होगा, क्योंकि NaCl तो पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो नहीं डिजॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा देख लो, तीसरा फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ गैसेस में क्या है, देखो इसमें क्या होता है, मोर इजिली लिक्विफिएबल गैस मोर विल बी
तो देखो, जिसका लिक्विफिकेशन जो होगा, लिक्विफिकेशन करना जिसका जितना ही आसान होगा, तो उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी ना। क्योंकि देखो, लिक्विफिएबल गैसेस मतलब क्या होता है? लिक्विफिएबल का मतलब क्या होता है कि हम किसको लिक्विफाई, मतलब हम उस गैस को कितने इजीली हम उसको लिक्विफाई कर पा रहे हैं, मतलब हम उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये। तो देखो, जितना तुम खुद ही सोचो ना कि अगर कोई कोई गैस जितनी अच्छी, मतलब जितना जल्दी वो लिक्विफाई हो जा रहा है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उतना इजीली वो मतलब उसकी सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा होगा ना, पानी में उतना ही अच्छे से वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो भाई देखो, अब हम लिक्विफिकेशन को हम कैसे देखते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स से। देखो, अगर जो भी गैसेस हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो उसका लिक्विफिकेशन इजिली हो पाएगा। तो अगर लिक्विफिकेशन इजिली हो पा रहा है, यानी कि वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी। अब हम इस पे जैसे मान लो दो तीन गैसेस दिया हुआ है, तो किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, वो कैसे तुम चेक करोगे? तो देख लेना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसमें ज्यादा होगा, वो वो गैस अच्छे से लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो ये, अब बाकी अगला हम देख लेंगे प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगला जो फैक्टर होता है वो है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? देखो, हमने अभी जब हम इसके पहले हम बात कर रहे थे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो गैस, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको तो हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कितना भी तुम प्रेशर लगा लो, ये तो इनकम्प्रेसिबल है ना, ये तो कंप्रेस होगी ही नहीं, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं। बट यहाँ पे की गैस है ना, जो भी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सारे लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, वो सारे गैसेस के लिए था ना, तो हम वहाँ पे आराम से ना P1 B1 P2 ये सब लगाते थे ना सारे। तो यहाँ पे देखो, जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर का कैसे इफेक्ट होता है? देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, उतना ही गैस इजिली सॉल्युबल होंगी। क्योंकि देखो, जब आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस इजिली लिक्विफाई होंगी और वो सॉल्युबल होंगी। ठीक है, तो आप ये याद रखो। देखो, टेम्परेचर के केस में उल्टा होता है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर तो सॉलिबिलिटी घटेगी। ठीक है, मगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो इस पे ना, इसी को हम हेनरीज लॉ बोलते हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ बोलते हैं। हेनरीज लॉ को हम आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरा चैप्टर हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ पे ही बेस्ड है। हम हेनरीज लॉ आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अभी आप ये ध्यान रखो कि सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसको हेनरी ने बताया था, हेनरीज लॉ बोलते हैं इसलिए ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे हम एग्जांपल ये देख लेते हैं। देखो, जैसे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन है। तो देखो, अब क्या होता है कि अगर मान लो ना, हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी हाई एल्टीट्यूड पे, एक सेकंड, देखो क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो ये सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, सी लेवल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, आप अगर ये सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे था, अब अगर आप ऊपर जाओगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये तो हम 11th क्लास से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जैसे जैसे तुम, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो तुम जैसे जैसे नीचे, जब अभी देखो नीचे जाओ, नीचे देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, अगर मान लो तुम यहाँ नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे कोई प्रेशर पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो बी पे जो प्रेशर लगेगा वो तो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ए पॉइंट पे अगर तुम आओगे, तो यहाँ पे मान लो ये ए, मतलब यहाँ पे कोई है, ए पॉइंट है, तो बी से कितना नीचे है? एच डिस्टेंस नीचे है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? तो क्या होगा, जो बी पे प्रेशर लग रहा होगा वो तो होगा, और प्लस ये हाइट की वजह से भी तो प्रेशर लगेगा, यानी कि यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो पी बी, यानी पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया। बट अब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, तो वहां पे तो हाइट, मतलब जैसे जैसे तुम, जैसे सी लेवल से तुम ऊपर जाओगे ना, तो वहां पे प्रेशर घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आओगे, मान लो सी लेवल, तुम नीचे आ रहे हो, पानी है, तो उसका प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। अब मगर जैसे जैसे तुम एल्टीट्यूड पे जाओगे, हाई ऊपर जाओगे, तो वहां पे ना प्रेशर घट रहा होता है। तो देखो, जब प्रेशर घटेगा तो सॉलिबिलिटी घटेगी। हाई एल्टीट्यूड पे देखो, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर अगर घटा
तो सॉलिबिलिटी जो गैस की, जो तुम्हारे ब्लड ब्लड तुम्हारा सॉल्वेंट है ना, तो तुम्हारे ब्लड में जो सॉलिबिलिटी था ना, गैस है जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी, वो ब्लड में ऑक्सीजन इतने इजीली पहुंच ही नहीं पाएगा ना हाई एल्टीट्यूड पे, तो फिर भाई हमें कुछ कुछ दिक्कत होएगी और हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। और अब फिर ठीक है, अब अगर देखो प्रेशर जैसे जैसे तुम पानी में अंडर वाटर में, जब तुम अंडर वाटर नीचे जाओगे तो भाई पी हाइट की वजह से, पानी की हाइट की वजह से तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो नीचे जैसे जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो अंडर वाटर जाओगे ना तुम, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी, आराम से तुम्हारा ऑक्सीजन अच्छे से तुम्हें मिल पाएगा, तुम आराम से अच्छा फील करोगे। बट जैसे जैसे तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना, तो वहां पे प्रेशर घट रहा होता है, तो सॉलिबिलिटी घटेगी, ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से जा नहीं पाएगा, तो वहां पे दिक्कत होगी थोड़ी, ठीक है। ये होता है, ये इसका एप्लीकेशन समझ लो, ठीक है। फिर आगे आगे हम देखते हैं, हाँ तो देखो सॉलिबिलिटी जो होती है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हाँ देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सॉलिबिलिटी होती है उसको हम मोल मोल पर लीटर के टर्म में भी मेजर करते हैं और मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी मेजर करते हैं। मोल पर लीटर के टर्म में कब मेजर करते हैं, सब लिक्विड के केस में, ठीक है। और गैस के केस में हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करते हैं, मतलब आप सॉलिबिलिटी को रिलेट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो देखो सॉलिबिलिटी जो होती है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अभी हमने देखा हेनरी लॉ, ठीक है। तो देखो अभी हमने बोला कि जो सॉलिबिलिटी है उसको आप मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अब देखो तुम प्रेशर, जब ये प्रोपोर्शनलिटी, अब देखो मान लो इक्वल का प्रेशर इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह के एच आ गया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि वही सेम ये हेनरी लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस बोलो या तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बोलो, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है ना यहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि अब कई बार ना एग्जाम में केएच की यूनिट पूछ लेता है, तो देखो केएच की यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर के बराबर होगी। क्यों, देखो क्योंकि जो एक्स होता है ना, एक्स जो होता है ये यूनिटलेस होता है, मोल फ्रैक्शन है ना, ये यूनिटलेस, क्यों यूनिटलेस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल, तो ये दोनों ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल मोल क्या ही है, मतलब कोई यूनिट ही नहीं है ना, ये यूनिटलेस है, ठीक है, ये यूनिटलेस है। तो अब बचा क्या, केएच, अब आपको केएच का निकालना है डायमेंशन, तो जो प्रेशर का होगा यूनिट वही केएच का यूनिट होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, यानी कि केएच का जो यूनिट था वो प्रेशर का यूनिट होगा। तो अभी हमने पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो हमने इसके चार फैक्टर देखे, टेम्परेचर देखा, ठीक है, फिर हमने नेचर ऑफ लिक्विड देखा, फिर हमने नेचर ऑफ गैस देखा और हमने प्रेशर देखा। यही प्रेशर का जो इफेक्ट है उसी को हम हेनरीज लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ये एग्जांपल्स देखे, अब हेनरी लॉ के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना रिवाइज करें, ओके बाय।